Hello students, we are reading Geography chapter 6 Manufacturing Industry. टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड मैप हम कर चुके हैं. कॉटन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हम पढ़ चुके हैं. तो आज हम पढ़ने वाले हैं जूट टेक्सटाइल. जो जूट टेक्सटाइल है यानी कि जो पटसन उद्योग है हमारे देश का काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल है ये. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रा jute and jute goods are stands at second place as an exporter after बांग्लादेश. जो इंडिया है वो बहुत ही ग्रेट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रा जूट के मामले में, यानी कि यहाँ पे कच्चा जो पटसन है, कच्चा माल है, वो काफ़ी क्वांटिटी में हमारे देश में पैदा किया जाता है. जो जूट की गुड्स हैं इसमें सेकंड प्लेस ये रखता है एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश. यानी कि अगर रा जूट की बात करें तो हमारे देश की फर्स्ट पोजीशन है, लेकिन अगर गुड्स की बात करें तो हमारा देश सेकंड प्लेस पे है और फर्स्ट कौन सा है? बांग्लादेश. एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश के बाद ही एक्सपोर्ट करता है. तो देयर वर अबाउट 80 जूट मिल इन इंडिया इन 2010 एंड 11. अगर हम 10 और 11 की बात करते हैं तो हमारे देश में ऑलमोस्ट 80 जूट मिलें हैं. मोस्ट ऑफ दीज आर लोकेटेड एट वेस्ट बंगाल, मेनली अलोंग द बैंक ऑफ द हुगली रिवर इन अ नैरो बेल्ट 98 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड. तो जो ये जो पटसन है, जो जूट है, ये सबसे ज़्यादा जो है हमारे देश में कौन से स्टेट में मिलता है? पश्चिम बंगाल में. पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे. तो हुगली रिवर कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में है. ये एक नैरो बेल्ट है, 98 किलोमीटर लंबी है और 3 किलोमीटर वाइड है. तो वहाँ पे क्या है? पटसन जो उद्योग है, पटसन इंडस्ट्री लगाई गई है. फर्स्ट जूट मिल जो है वो सेटअप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिसरा. हमारे देश में सबसे पहली जूट मिल जो थी वो कोलकाता में 1859 में रिसरा में इसको सेट किया गया था. आफ्टर पार्टीशन इन 1947, जब 1947 में हमारे देश का पार्टीशन हुआ तो जूट मिल रिमेन्ड इन इंडिया बट 3/4 ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया वेंट टू बांग्लादेश. तो जो जूट मिल थी हमारे देश की, जो जूट मिल थी उसकी 3/4 पार्ट जो था वो बांग्लादेश में चला गया था, क्योंकि बांग्लादेश भी क्या है? हमारे देश से ही बना है, जिसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं. तो हमारे देश की जो जूट फैक्ट्री मिल थी, जो जूट मिल थी, उसका बहुत बड़ा पार्ट कहाँ पे चला गया? बांग्लादेश में. फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर लोकेशन. इसके जो जूट इंडस्ट्री जहाँ पे लगाई जाती हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं. इसी वजह से ये हुगली नदी के किनारे लगाया गया है. प्रॉक्सिमिटी ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया. एक तो क्या होना चाहिए? जूट प्रोड्यूसिंग एरिया, यानी कि एरिया प्रॉपर हो. इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट. जो वाटर ट्रांसपोर्ट कैसा होना चाहिए? प्रॉपर हो. सपोर्टेड बाय ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवेज, रोडवेज एंड वाटरवेज टू फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल. इसके अलावा जो गुड नेटवर्क रेलवे का, रोडवेज, वाटरवेज, ये सारी फैसिलिटी होनी चाहिए. एंड अबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग रा जूट, चीप लेबर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, एडजॉइनिंग स्टेट ऑफ बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश. कोलकाता इज़ अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोर्ट फैसिलिटी फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स. तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि ये सारी फैसिलिटी होना ज़रूरी है. तो अबंडेंट वाटर हो, तो जो वेस्ट बंगाल है उसमें सारी चीज़ें प्रॉपर रूप से मिलती हैं, क्योंकि हुगली नदी है, वहाँ पे पानी है, रा मटेरियल है, रा जूट है. चिप लेबर कहाँ से मिलती है? वेस्ट बंगाल से मिलती है. इसके साथ ही वेस्ट बंगाल के साथ बिहार है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है. तो इनसे उनको सस्ते दामों पे लेबर मिल जाती है. और जो कोलकाता है इज़ अ लार्ज अर्बन सेंटर. तो ये क्या है? एक इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर है, एक बिग सिटी है, मेगा सिटी है ये. तो यहाँ पे बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, पोर्ट फैसिलिटी है. तो ये सारी चीज़ें ईजिली वैसे मिल जाती हैं. इसी वजह से क्या है? कलकत्ता में, वेस्ट बंगाल में जो जूट एक्सपोर्ट की मिलें ज़्यादा लगाई गई हैं. In 2010-11, jute industry was supporting 3.7 lakh workers directly and another 40 lakh small and marginal farmer who were engaged in cultivation of jute and मेस्ता. तो 2010 और 11 में हम देखें तो जो जूट इंडस्ट्री है वो सपोर्ट करती है 3.7 लाख वर्कर, यानी कि लगभग 3.7 लाख वर्कर सीधे रूप से इसमें लगे हुए हैं. और उसमें से 40 लाख स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, यानी कि छोटे और जो मार्जिन फार्मर हैं वो भी इनमें लगे हुए हैं, जो कल्टीवेशन करते हैं. किसका? जूट का और मेस्टा का कल्टीवेशन वे कर रहे हैं. इसके अलावा मोर पीपल वर एसोसिएट इनडायरेक्टली. ये डायरेक्टली रूप से इतने लोग इसमें लगे हुए हैं. और
इसके अलावा इनडायरेक्ट रूप से भी बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो जूट उद्योग है उसमें पटसन उद्योग में लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा चैलेंज फेस्ड बाय इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन। आज के टाइम में बहुत बड़ा कंपटीशन है इन इंडस्ट्री के सामने इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्या है, हमारे देश का बना हुआ पटसन जाता है, सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स है अदर कॉम्पिटिटर लाइक बांग्लादेश। तो हमारे देश का जो पटसन है वो दूसरे देशों में जैसे कि बांग्लादेश के साथ, ब्राज़ील के साथ, फिलीपींस के साथ, इजिप्ट के साथ, थाईलैंड के साथ क्या करते हैं, हम कंपटीशन करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके अलावा द इंटरनल डिमांड हैज़ बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज ऑफ जूट पैकेजिंग। इसके अलावा जो गवर्नमेंट पॉलिसी है हमारी वो कैसी है, मैंडेटरी, जिसमें हम यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, जूट पैकेजिंग का, यानी जूट को पैकिंग की जाती है। तो ये गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। इसमें क्या किया गया है कि जो प्रोडक्शन है उसको ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता है। 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका एक ही मेन उद्देश्य था, इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन को बढ़ाया जाए, इम्प्रूविंग क्वालिटी को बढ़ाया जाए, इंश्योरिंग गुड प्राइजेस टू द जूट फार्मर एंड इन्हेंसिंग द यील्ड पर हेक्टर। इसके अलावा अच्छे प्राइजेस को मीन्स जूट इतनी अच्छी क्वालिटी का हो कि उनके प्राइस ज़्यादा हो, फार्मर्स को अच्छे प्राइस मिले। तो इस तरह से क्या है, ये जो नेशनल जूट पॉलिसी 2005 में आई थी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जूट को ज़्यादा से ज़्यादा उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए। द मेन मार्केट आर यूएसए, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। और जो मेन मार्केट है वो कहाँ पे है, यूएसए में है, कनाडा में है, रशिया में है, यूनाइटेड अरब में है, यूके और ऑस्ट्रेलिया में। द ग्रोइंग ग्लोबल कंसर्न फॉर एनवायरनमेंट फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैज वंस अगेन ओपन्ड द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। इसके अलावा जो ग्रोइंग है यानी जो इसकी जो ग्रोथ है, इसका जो विकास है वो क्या है, जो हमारे सामने एक कंसर्न, चिंता का विषय है कि जो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये क्या होता है, इसका जो मटेरियल्स है हैज़ वंस अगेन ओपन द अपॉर्चुनिटी फॉर जूट प्रोडक्ट्स। तो ये क्या है, ये हमारे एनवायरनमेंट को ज़्यादा गंदा होने नहीं देता है। तो इस तरह से जो जूट प्रोडक्शन है, जूट इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो हमारे लिए हमारे देश में सिर्फ वेस्ट बंगाल जो है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और गुड्स का भी प्रोडक्शन हमारे देश में वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा होता है। और रीज़न क्या है कि वेस्ट बंगाल में ही जूट की इंडस्ट्री लगाई गई है, क्योंकि वहाँ का जो प्रॉपर वेदर है, जो क्लाइमेट है, वहाँ जो लेबर जिसकी ज़रूरत होती है, प्रॉपर पानी, वाटर, तो ये सारी चीज़ें क्या है प्रॉपर रूप से वेस्ट बंगाल में मिलती है, इसलिए वहाँ पे क्या है ये सबसे ज़्यादा जूट इंडस्ट्री लगी हुई है। नेक्स्ट है शुगर इंडस्ट्री यानी कि चीनी उद्योग। इंडिया स्टैंड्स सेकंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द, जो इंडिया है हमारे वर्ल्ड शुगर प्रोड्यूसिंग में वर्ल्ड में इसका सेकंड स्थान है, फर्स्ट किसका है, ब्राज़ील का। तो फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। देखो हमारे देश में सबसे ज़्यादा शुगर होती है सेकंड नंबर पे, लेकिन अगर गुड़ और खांडसरी की बात करें तो हमारे देश में सबसे मीन्स नंबर 1 पे हमारा देश है जिसमें गुड़ और खांडसरी सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। द रॉ मटेरियल यूज इन द कंट्री इज बल्की एंड इन हॉलेज इट्स सोर्स कंटेंट रिड्यूस। इसके अलावा जो रॉ मटेरियल होता है इस इंडस्ट्री का काफ़ी बल्की होता है, हैवी होता है, और उसमें जो सुक्रोज होता है वो क्या करता है, सुक्रोज कंटेंट रिड्यूस, यानी कि जब इसकी गुड़ की से शुगर बनाई जाती है तो उससे सुक्रोज की जो मात्रा है उसमें कम हो जाती है। वेयर शुड बी द मिल बी आइडली लोकेटेड। तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो शुगर मिल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो सबसे ज़्यादा हमारे देश में महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में शुगर मिल लोकेटेड है। तो इन 2011 और 10 की बात करें तो हम देखेंगे कि 662 शुगर मिल हमारे देश में स्पेयर और उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात के अंदर फैली हुई हैं। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी हमारे देश में शुगर मिल है। 60% मिल इन उत्तर प्रदेश। देखो सभी में अगर हम सभी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मिल है और बिहार में। दिस इंडस्ट्री सीजनल इन नेचर, सो ये क्या होता है, ये सीजन के हिसाब से होती है। सीजन में इसका एक सीज़न है, एक साल में ये क्रॉप होती है। तो इट इज़ आइडली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर, तो ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सूटेड होती है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो।
तो आप क्या बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कोऑपरेटिव सेक्टर होते हैं ये क्या करते हैं, ये इसका प्रोडक्शन करते हैं, मीन्स शुगर वगैरह जो बनाते हैं, तो ये एक पूरे जब सीज़न का होता है तो तभी ये कोऑपरेटिव सेक्टर मिलकर इन पे काम करते हैं। इन रिसेंट ईयर देयर इज़ अ टेंडेंसी फॉर द मिल टू शिफ्ट एंड कंसनट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट। अगर हम कुछ सालों की बात करें तो हम देखेंगे कि हमारे देश में जो मिल हैं वो क्या है, सदर्न और वेस्टर्न स्टेट में शिफ्ट हो रही हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में। तो दिस इज़ बिकॉज द केन प्रोड्यूस हेयर एज अ हायर स्क्रोज कंटेंट। रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है उसमें सुक्रोज कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। तो कूलर क्लाइमेट यहाँ का है, लॉन्गर क्रशिंग सीजन है यहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या है, जो कोऑपरेटिव और जो अदर स्टेट भी क्या है, ये क्या हो रहे हैं, सक्सेसफुल हो पा रहे हैं। तो मेजर चैलेंज जो है इंक्लूड द सीजन नेचर ऑफ द इंडस्ट्री, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्री एंड द नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज। इसके लिए जो मेजर चैलेंज है उसमें क्या होता है, सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री जो इसमें नेचर ऑफ द इंडस्ट्री है, ओल्ड एंड इन एफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन के हैं पुराने और सफिशिएंट मेथड नहीं होते, तो ट्रांसपोर्ट डिले भी हो जाती है। तो इस तरह से कई बार क्या है, कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इस टाइप की इंडस्ट्री को। तो सीजनल नेचर में होती है ये कि सीज़न होता है इसका, पुराने मेथड यूज़ किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर नहीं होता, और मैक्सिमा यूज ऑफ बैगेज, और इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा बैगेज का यूज़, यानी बैगेज क्या होता है, बैगेज होता है गन्ने से निकलने वाली जो खोई होती है वो, तो उनका यूज़ किया जाता है। तो इनको ये जो मिल होती हैं शुगर मिल, इनको काफ़ी क्या करना पड़ता है, इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो ये तो थे स्टूडेंट्स सारे के सारे हमारे एग्रो बेस इंडस्ट्री, जिसमें हमने कौन कौन सी पढ़ी, जिसमें हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पढ़ी है, जिसमें हमने जूट इंडस्ट्री पढ़ी है, शुगर इंडस्ट्री पढ़ी है, ये सारे के सारे हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यानी कृषि पे आधारित उद्योग हैं। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं वो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री यानी कि जो खनिज पे आधारित उद्योग होते हैं। तो इंडस्ट्री दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री मिनरल्स और मेटल्स यूज़ करती हैं उनको हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री बोलते हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्री दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी। तो इसमें कौन कौन सी इंडस्ट्री है जो हमारी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हमारी जो हम क्या करते हैं, मिनरल्स हम प्राप्त करते हैं, वो सारी की सारी जो इंडस्ट्री होती है हमारी मिनरल बेस्ड, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। इसके अलावा जो और भी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, यानी कि स्टील की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे की गई है, वो स्टील की प्रोसेसिंग के बारे में दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेस, यानी कि जैसे कि ब्लास्ट करके उसको निकाला जाता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में उसको डाला जाता है, आयरन और उसमें मेल्ट किए जाते हैं, लाइमस्टोन मटेरियल विच उसके अंदर ऐड किया जाता है। उसके बाद उसमें क्या किया जाता है, मोल्टन मटेरियल को अलग कर लिया जाता है, मोल्ड्स में उसको डाला जाता है। उसके बाद स्टील मेकिंग, उसके बाद जो स्टील मेकिंग की जाती है, और पिग फर्दर प्योरीफाई मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग इम्प्योरिटीज़ मैग्नीज निकल क्रोमियम्स एडिड किया जाता है। शेपिंग मेटल रोलिंग प्रेशिंग कास्टिंग उसके में की जाती है, और इस तरह से उसका क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है, यानी उसकी प्रोसेस। तो इस तरह से एक प्रोसेस बताई गई है कि हम स्टील को मैन्युफैक्चर कैसे करते हैं। आगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है, आयरन स्टील इंडस्ट्री इज़ बेसिक इंडस्ट्री सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्री। सभी जो अदर इंडस्ट्री है उनकी बेसिक इंडस्ट्री है। हैवी मीडियम लाइट एंड डिपेंड, यानी कि सारी की सारी जो इंडस्ट्री हैं चाहे हैवी है या मीडियम है, उनकी क्या है, ये बेसिक इंडस्ट्री है। स्टील इज़ नीडी टू मैन्युफैक्चर अ वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, डिफेंस, मेडिकल, टेलीफोनिक्स, साइंटिफिक इक्विपमेंट एंड अ वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स। तो जो स्टील है उसको मैन्युफैक्चर की ज़रूरत होती है, उसमें इंजीनियरिंग गुड्स यूज़ की जाती है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ किया जाता है, मेडिकल, टेलीफोन, ये सारी चीज़ें की नीड होती है इस टाइप की फैक्ट्री जब हम लगाते हैं। तो प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज इंडेक्स ऑफ कंट्री डेवलपमेंट। जो प्रोडक्शन होता है और कंजप्शन होता है वो स्टील के लिए क्या होता है, किसी भी देश का डेवलपमेंट है, यानी स्टील में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, उसी से हमें पता चलता है कि किसी देश में स्टील की डेवलपमेंट कितना हो रहा है। आयरन स्टील इज़ अ हैवी इंडस्ट्री।
आयरन स्टील एक हैवी इंडस्ट्री है, भारी उद्योग है जिसमें रॉ मटेरियल क्या है, भारी रॉ मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, हैवी और बल्कि मटेरियल इसमें यूज़ होते हैं, और हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि इसको अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो उसकी जो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आयरन ओर है, कुकिंग कोल है, लाइमस्टोन है, इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक रेशो होता है इसमें 4:2 और 1, तो ये रेशो यूज़ किया जाता है कि इसकी जो क्वांटिटी है कितनी यूज़ करनी है, मैगज़ीन है वो कितना डालना है, जो स्टील को हार्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो वेयर शुड द स्टील प्लांट बी आइडियली लोकेटेड, तो हम स्टील प्लांट्स कहाँ पे लगा सकते हैं, तो स्टील प्लांट्स हम ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जहाँ पे हमें आयरन और क्या मिलते हैं, रॉ मटेरियल के रूप में मिलते हैं। तो रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आल्सो नीड एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर डिस्ट्रीब्यूशन टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्केट्स में और कंज्यूमर्स में जो होता है तो ये काफ़ी एफिशिएंट होता है। 2010 और 11 में अगर हम बात करें तो 72 मिलियन टन ऑफ स्टील प्रोडक्शन किया गया था। इंडिया रैंक्ड 4th अमंग, इंडिया की जो 4th रैंक थी पूरे वर्ल्ड में क्रूड स्टील प्रोड्यूसर में, हमारे देश की जो पोजीशन थी वो 4th थी क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। क्रूड स्टील प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो कच्चा स्टील होता है। तो इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन का ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और 2010 और 11 के पर कैपिटा कंजप्शन के हिसाब से स्टील इन द कंट्री वॉज ओनली अराउंड 49 kg पर एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 182 kg। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्टील है हमारे देश में अराउंड 49 kg के अराउंड होता है, जबकि एनम जो हर साल का जो इसका यूज़ है इसकी एवरेज होती है 182 kg। यानी कि जो स्टील है हमारे देश में 49 kg के अकॉर्डिंग तो हम इसका कंजप्शन करते हैं। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ओनली अराउंड 49 एंड एनम अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 182 kg। यानी कि 182 kg के हम प्रोडक्शन करते हैं, जबकि कंजप्शन कितना किया जाता है 49 kg किया जाता है। तो इस तरह से हमारे देश में जो आयरन स्टील है वो क्या है, इंडस्ट्री लगाई गई हैं, उनको बड़े अच्छे से उनको लगाया गया है हमारे देश के अंदर, और उनका प्रोडक्शन भी है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट इस चैप्टर से रिलेटेड मीन्स इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा मैप है, एक हमने जो ऊपर मैप किया था टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड था, और ये जो मैप है ये आयरन और स्टील प्लांट से रिलेटेड है। यानी कि हमारे देश में जो आयरन और स्टील प्लांट है वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। तो ये सिर्फ 7-8 ही प्लेस ऐसे हैं जो आपको याद करने हैं। तो जो इम्पोर्टेंट हमारे आयरन स्टील प्लांट है वो कौन से, बुरनपुर है, दुर्गापुर है, बोकारो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती और स्लेम है। तो जो हमारे कर्नाटक के अंदर 2 है, विजयनगर और भद्रावती है, स्लेम तमिलनाडु में है, विशाखापट्टनम कहाँ पे है, ये आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा जो भिलाई है ये हमारा झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, बोकारो, जमशेदपुर ये झारखंड के अंदर आता है, और ये बुरनपुर, दुर्गापुर ये वेस्ट बंगाल में आता है, और राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्लेस हैं जो आप लोगों ने इसको याद करना है और इनको मैप में फिल करना है। बहुत ही ईजी और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप है हमारे एग्ज़ाम में, इसमें से कोई ना कोई एक जो प्लेस है वो हर बार आता ही आता है। तो सभी बच्चों ने इस चैप्टर के सारे इंटरनल क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं, साथ में ये जो मैप है इसको आपने फिल करना है और नोटबुक में पेस्ट करना है। थैंक यू, हैव नाइस डे।